हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो हमारे पास मैग्नेट पढ़ने के लिए हमने 3 टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंटम। ये 3 चीजें। जब हम तीसरे टॉपिक में आ रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक का भी यूज है, मैग्नेट का भी यूज है और उससे बाहर जाके भी यूज है, दैट इज इंडक्शन। अब होगा क्या है एक्चुअल में इस केस में हो क्या रहा है, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने एक प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लिया। तो जब हमने प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लिया तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, पूरी बात ध्यान से देखेंगे। हमने लिया एक प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और इस प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक कंडक्टर इंसर्ट किया। एक कंडक्टर जब इंसर्ट करेंगे तो ये कंडक्टर इसमें क्या क्या बात करेगा और किस रूल के अंडर जाके बात करेगा, ये सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है। ईएमआई पढ़ने के लिए हमें 2 चीजों को सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जिसे जानेंगे वो फैराडे लॉ है और दूसरा है लेंज रूल। ये 2 लॉ जानना हमें बहुत मैंडेटरी है। तो हुआ क्या, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एरियर ये प्री एग्जिस्टिंग है, ये पहले से यहां पे मौजूद है। अब ये 2 तरीके से मौजूद हो सकती है, या तो ये स्टेशनरी रहे या तो ये डायनामिक रहे या मूविंग रहे। 2 चीजें होंगी। इसके कैरेक्टर को समझने के लिए अब ये या तो ये स्टेशनरी रहे या तो ये मूविंग रहे। ये स्टेशनरी तब बनेगी जब इसे हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीसी करंट। ये मूविंग या अल्टरनेटिंग तब होगा जब हम इसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसी करंट। तो डीसी की वजह से अगर आएगा तो ये स्टेशनरी होगा और एसी की वजह से आएगा तो ये मूविंग होगा या अल्टरनेटिंग होगा या वाइब्रेटरी होगा या ऑक्सिलेटरी होगा। अब होगा क्या, फैराडे ने कहा कि अगर हमने इसमें कोई कंडक्टर लिया, हमने इसमें कोई कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को इसके अंदर थ्रो आउट किया, इसके अंदर। तो जब हमने इसके अंदर फेंका तो अब ये 2 चीजें होगी। जब ये इसके अंदर गया होगा तो ये क्या करेगा, इसे इंटरसेक्ट करेगा। ये इसके अंदर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस पे क्या क्या चीजें होंगी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे जब भी ये कंडक्टर इसको इंटरसेक्ट करेगा, अब यहां 2 केस है, या तो कंडक्टर इंटरसेक्ट कर ले इसे
या तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर ले किसी कंडक्टर को, या दोनों एक दूसरे को कट करें। तीन केस हैं, तीन केस यहां पे। केस नंबर 1, ईदर कंडक्टर इंटरसेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 2, और मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट द कंडक्टर, एंड द थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर ये दोनों इंटरसेक्ट करें किसे, एक दूसरे को। ये तीन चीजें होंगी, क्या क्या? या तो कंडक्टर इंटरसेक्ट करे किसे, मैग्नेटिक फील्ड को, या मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करे किसे, कंडक्टर को, या तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे को ही इंटरसेक्ट करे। तो ये तीन केस पे इसे हमें डील करना है। अब इंटरसेक्शन तभी होगा जब इस कंडक्टर का इस मैग्नेटिक फील्ड से एंगल ग्रेटर देन 0 हो, तभी इंटरसेक्शन होगा। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180, तो तभी ये इंटरसेक्शन करेगा। जब ये इंटरसेक्शन इसे करने लगेगा तो इस केस में होएगा क्या, इस कंडक्टर पे EMF इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? EMF। तो इस लॉजिक को थोड़ा फैराडे के हिसाब से हम समझते हैं। इन्होंने कहा क्या कि कंडक्टर ने कट किया किसे, इंटरसेक्ट करता है किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस कंडक्टर पे EMF इंड्यूस होगा, ये लॉ है किसका? फैराडे का। किसका लॉ है? फैराडे का, याद रखिएगा। तो इंड्यूस क्या होना है? EMF। जब तक इंड्यूस नहीं होगा EMF, बाकी बात हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, ये प्री एग्जिस्टिंग है, कंडक्टर हमारे पे पहले से मौजूद है, और ये प्रोसेस जो कंडक्टर के इंटरसेक्शन के बाद मैग्नेटिक फील्ड को जो हुआ है, ये हमारे हाथ में है, ये हम इसे कर रहे हैं। वी प्रोसीड इट, हम इसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो प्रोसीजर में हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये पूरी बात हमें समझनी कि प्रोसीजर में हम कर क्या रहे हैं। ये जो कंडक्टर में इंड्यूस होगा EMF, ये तभी होगा जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 से बड़ा हो। तो चलिए 0 से बड़ा कर लेते हैं। इसे इंड्यूस करना है, किसे इंड्यूस करना है? EMF को। और ये होगा तो इसके लिए लॉ फॉलो किया जाएगा फैराडे का। जब ये कंडक्टर इंड्यूस कर देगा EMF, तो ड्यू टू EMF यहां पे क्या आएगा? करंट। किस में आएगा ये करंट? कंडक्टर में। ये जो है, ये जो करंट है, ये भी इंड्यूस्ड करंट है। ये भी कैसे करंट है? इंड्यूस्ड करंट है। और ये करंट किस में आया? कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या था? EMF। और EMF क्यों था? क्योंकि कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड को कट किया। जब ये कंडक्टर के अंदर करंट आया, तो उस करंट की वजह से इस कंडक्टर के कॉइल्स में
इस कंडक्टर के कॉइल्स में करंट घूमेगी और इसके पास n नंबर ऑफ टर्न है। इस n नंबर ऑफ टर्न में जब करंट घूमेगी तो n इंटू आई एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है MMF। इसका नाम क्या डियर? MMF। मतलब इसका होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। इसका नाम क्या है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। जिस तरीके से EMF की वजह से करंट आता है उसी तरीके से MMF की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। यहां पे क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मुद्दा यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स पहले से है और एक मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स हमने इंड्यूस करके बनाया है। पूरी बात आप लोग समझिएगा, एक हमारे पे पहले से था और एक हमने बनाया है। इसके पीछे पूरा लॉजिक क्या है एक बारी मैं समराइज करता हूं। हमारे पास कंडक्टर पहले से मौजूद था, हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा और जब भेजा तो उसने किया क्या? इंटरसेक्ट किया किसे? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहले से रही होगी और यहां पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स बनाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने से पहले यहां पे जो रहा होगा, यहां पे सबसे पहले क्या रहा होगा? ये जो हमारा है ये प्री एग्जिस्टिंग है कॉलम है। मैग्नेटिक फील्ड से पहले क्या रहा होगा? यहां पे MMF। इससे पहले क्या रहा होगा? करंट। इससे पहले क्या रहा होगा? EMF। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेक्शन करने के बाद यहां पे क्या इंड्यूस हुआ? EMF। यहां पे क्या इंड्यूस हुआ? EMF। ये लॉ है किसका? फैराडे का। तो ये जो है हमारा इंड्यूस है तो मैंने इसे लिख दिया IND। फिर यहां पे आया क्या? करंट, वो भी कैसा? IND। फिर यहां पे क्या आया? MMF, कैसा? IND। फिर यहां पे क्या आया? फ्लक्स, वो भी कैसा? IND। तो दीज आर द इंडक्शंस। ये सारी चीजें क्या है? इंडक्शन है। और ये क्या था? हमारा मेन था। तो हो क्या रहा है? इतना जो लॉ है यहीं पे जो लॉ आता है वो किसका आता है? फैराडे का। किसका लॉ है डियर? फैराडे का। इंटरसेक्शन के बाद EMF का इंडक्शन ही क्या कहलाएगा? फैराडेज लॉ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? सुना ध्यान से। जो ये इंड्यूस्ड फ्लक्स है ये एग्जिस्टिंग फ्लक्स को जो पहले था उन दोनों को क्या करेगा? अपोज करेगा। जो ये इंड्यूस्ड MMF है ये पहले वाले को क्या करेगा? अपोज करेगा। जो ये इंड्यूस्ड करंट है वो पहले वाले को क्या करेगा? अपोज करेगा। जो ये इंड्यूस्ड EMF है ये पहले वाले को, एग्जिस्टिंग वाले को क्या करेगा? अपोज करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ लेंज। क्लियर है पूरी बात? आप लोग समझिएगा ध्यान से। फैराडे लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझा कि हमारे पास इंड्यूस्ड, हमें फ्लक्स इंड्यूस करना है, हमें EMF इंड्यूस करना है, हमें करंट इंड्यूस करना है, हमें MMF इंड्यूस करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद है वो हमारे पास मौजूद है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के अलग अलग कैरेक्टर है। या तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेशनरी होगा, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेशनरी होगा तो कंडक्टर कैसा होगा? मूविंग। कंडक्टर मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? स्टेशनरी होगा। और अगर दोनों मूविंग हैं तो भी यहां पे चीजें होंगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कंडक्टर किसी भी केस में मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे। जब तक वो कट नहीं करेगा इस कंडक्टर में इंड्यूस क्या नहीं होगा? EMF। और अगर EMF इंड्यूस नहीं हुआ तो उसके अंदर की जो भी सारी कंडीशंस है कि इंड्यूस EMF के बाद हमें मिलता है करंट, करंट के बाद मिलता है MMF और उसके बाद हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सारी कैरेक्टर फेल हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के पास
मैग्नेटिक फ्लक्स को जो हमें इंड्यूस करना है उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? एमएमएफ की। तो उसे भी हमें इंड्यूस करना पड़ेगा, उसे लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? नंबर ऑफ टर्न की। नंबर ऑफ टर्न के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है यहाँ पे? करंट की। करंट के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ रही है वो ईएमएफ की पड़ रही है। तो ये 3 डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो अभी देखिएगा आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले एग्जिस्ट क्या करेगा? ईएमएफ, फिर क्या आएगा? करंट, फिर क्या आएगा? एमएमएफ, फिर क्या आएगा? फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जाएगा कौन? कंडक्टर। किस लिए? ताकि इसे इंटरसेक्ट कर पाए। जब ये इंटरसेक्ट करेगा इसे तो ड्यूरिंग द इंटरसेक्शन इसमें इंड्यूस क्या होगा? ईएमएफ। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। कितना होगा अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी जो है वो इतना है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ के बाद आएगा क्या डियर? करंट। ये भी क्या होगा? इंड्यूस होगा उस कंडक्टर में। उसके बाद क्या आएगा? एमएमएफ। ये भी क्या होगा? इंड्यूस होगा। उसके बाद क्या आएगा? फ्लक्स। ये भी क्या होगा? इंड्यूस होगा। ये जो हमारा एरो डायग्राम है, ये एरो डायग्राम पूरी ईएमआई को डिफाइन करेगा। इस एरो डायग्राम को लिंक करने के लिए हमने लिया क्या? लेंज रूल। लेंज ने क्या कहा? एमएमएफ एमएमएफ को काटेगा, करंट करंट को काटेगा, ईएमएफ ईएमएफ को काटेगा। पूरी बात आपको समझ आ रही है? अब क्वेश्चन है कि जो ईएमएफ आया है इंड्यूस होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है? तो उसकी वैल्यू कितनी है इसके लिए हमने क्या करा? हमने मान लिया कि जो एग्जिस्टिंग फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो फाई है, और फाई इज इक्वल टू है फाई एम कॉस ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू है फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे जो एग्जिस्टिंग फ्लक्स है उसमें अगर कंडक्टर इंसर्ट किया जाएगा तो आएगा क्या? ईएमएफ, और वो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा। ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होगा? एन डी फाई बाई dt. This negative symbol is just indicating that induced EMF will have the character to oppose the existing EMF. This is the Lenz rule. ये कौन सा रूल है? Lenz rule. तो Lenz rule के हिसाब से ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा? अपोज करेगा किसे? एग्जिस्टिंग EMF को। तो अब होना क्या है? हमने ये इक्वेशन ली, तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी हमने लिखा फाई एम अलग से, डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है डियर? ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, और यहां बाहर क्या लगेगा? माइनस। ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई एफ। तो ई इंड्यूस्ड की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है, वहाँ पे एक माइनस है, प्लस हो गया। एन हमारे पे पहले से था, फाई एम इंटू 2 पाई एफ साइन ओमेगा टी। क्लियर है? दिस टर्म इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द ई एम साइन साइन ओमेगा टी। ये ई इंड्यूस की वैल्यू है। हियर ई एम इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2 पाई एफ इंटू एन इंटू फाई एम। क्लियर? अब यहां पे 3-4 लॉजिक हमें समझना है। देखो ये जो एन है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न ऑन कंडक्टर, फाई एम पहले से था, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो
कंडक्टर को रोटेट करा रही है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये एन है, ये हमारे पास फाई है। ये जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही, प्रॉब्लम क्या है ये सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें कभी मान के चलते हैं t इक्वल टू 0 पे, इसकी वैल्यू कितनी में हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो हमने आपसे कहा E इंड्यूस्ड जो है वो वेरिएबल है, हर समय पे E इंड्यूस कितना है, वेरिएबल है। अब इस E इंड्यूस को वेरी यहां पे तो कर ही रहा। अब इस E इंड्यूस को हमें क्या करना है, रोकना है। अब रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, RMS। कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, RMS। ये डिपेंड नहीं करता किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ टर्न पे और फाइव पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये फॉर अ साइकिल हमेशा फिक्स होता है। तो ये ERMS की जो वैल्यू है, ERMS ये कितनी हो जाएगी, EM/√2। हमारे पे जो EM है, EM की वैल्यू है 2πfn × 5। तो जब हमने इसे देखा तो इसकी वैल्यू आएगी 4.44 f∅m × n। ये जो वैल्यू आ रही है 4.44, ये वैल्यू हमेशा के लिए जो होगी उस कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन का पार्ट है, तो सबसे पहले इसमें क्या था, हमारे पे हमको जो मिला था वो फ्लक्स मिला था। वो फ्लक्स में हमने क्या इंसर्ट किया था, कंडक्टर। ये कंडक्टर ये मैंडेटरी है कि उसे कट करेगा। जब कट करेगा तो ड्यू टू इंटरसेक्शन इसमें इंड्यूस होगा क्या, ईएमएफ। यही है लॉ ऑफ फेराडे। इस ईएमएफ के आगे का प्रोसेस क्या है, यहां पे आएगा करंट, करंट के बाद आएगा एमएमएफ, एमएमएफ के बाद आएगा फ्लक्स। वो जो इंड्यूस फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इंड्यूस एमएमएफ भी जो है मेन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस करंट भी मेन करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। इंड्यूस ईएमएफ भी मेन ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। जब ये अपोज करेगा तो यहां पे किस तरीके से अपोजिशंस होंगी, ये हमने इस एनालिसिस के जरिए देख लिया। तो ये जो हमारा आ गया है एग्जिस्टिंग फ्लक्स के बाद हमने ये जो है एनालिसिस किया है किसका, जो हमारे को इंड्यूस ईएमएफ मिला है। उसकी वैल्यू कितनी है, EM sin ओमेगा टी, जिसकी EM की वैल्यू है n∅m 2πf sin ओमेगा टी। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 4.44 f∅fn। आरएमएस वैल्यू निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो इक्वेशन मिलता है उस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही, घट रही। अब अकॉर्डिंग टू दैट साइन की वैल्यू बदलेगी। अब जो साइन मिलेगा तो इस वजह से ई इंड्यूस कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। अब वेरिएबल मिलने की वजह से हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कभी कभी कैलकुलेशंस में। उस कैलकुलेशन के लिए हमने आरएमएस वैल्यू निकाली। अब होगा क्या, इसका यूज कैसे करेंगे, इस पूरे का जो यूज करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों बॉक्सेस के अंदर जो हमारे पे है अब हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस में कैसे आएगा। फेराडे का लॉ हमें अप्लाई करना है ईएमआई के केस में। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। यहाँ पे कैसी मैग्नेटिज्म है हमारे पास, क्रॉस मैग्नेटिज्म।
और यहां पे कैसी है, डॉट मैग्नेटिज्म। यहां पे कैसी है, क्रॉस, और यहां पे कैसी है, डॉट। अब हुआ क्या, ये स्क्वायर कंडक्टर एक बारी हम यहां पे एंट्री लेते हैं, एक बारी यहां पे एंट्री लेते हैं। दोनों के एंट्री केस में क्या होगा, दोनों के एग्जिट केस में क्या होगा। तो हमने जब देखने की कोशिश करी यहाँ पे, तो क्या क्या चीजें हो रही है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री दे रहे हैं, तो देखो एक सिंपल सा बात है, आप किसी के घर में पहली बार जाते हैं और अगर आप किसी के जैसे होना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आपको पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, पहले आपको अपोज करेंगे। फिर जब आप वहां रह लोगे, कुछ देर तक रह लोगे, फिर आप जब वहां से निकलने लगोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वही केस यहां पे भी है। जब आपने यहां पे इसको एंट्री दिया, इस कंडक्टर को, तो यहां क्रॉस मैग्नेटिज्म कुछ ऐसा करंट इसके अंदर इंसर्ट करेगा, इंड्यूस करेगा कि उस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट आए। अब डॉट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से आपको क्या चाहिए, यहां पे कुछ ऐसा करंट चाहिए ताकि यहां पे क्या करे, यहां पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करे। तो इस केस में डॉट मैग्नेटिक फील्ड की लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट एंट्री देनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे। फिर हम मैक्सवेल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे पता करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। जब ये होते 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 यहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर यहीं से निकलने का टाइम आएगा, तो इसके अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ऐसे करंट आएगा कि वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करे। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंड्यूस करेगी, तो इसको कैसी करंट यहाँ पे मिलेगी, क्लॉकवाइज। तो जब ये एंट्री लिया था तो एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एग्जिट करा तो क्लॉकवाइज। सेम ऐसे जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, डॉट। इसे अंदर लेके जाएंगे, तो जब अंदर लेके जाएंगे तो ये कट करेगा, इसमें ईएमएफ आएगा। ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इसमें ऐसी करंट असेंबल होगी कि ये डॉट का अपोज करे। तो डॉट का अपोज तब होगा जब आपने करंट की एंट्री कैसी दिखाई, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज एंट्री लेता है तो क्लॉकवाइज का मतलब यहां पे कैसा होगा, क्रॉस। जब ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये इसी के जैसा हो जाएगा, ये डॉट है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, डॉट। डॉट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से यहां पे जो कहानी आएगी वो कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट का असेंबली। तो यहां पे जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज, और यहां पे जो करंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज, और यहां पे जो करंट है डियर वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां पे जो मैग्नेटिज्म होगा वो इन फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग होगा, यहां पे जो मैग्नेटिज्म होगा फॉर द अगेंस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग होगा। यहां पे जो होगा वो इन अगेंस्ट होगा, और यहां पे जो होगा वो इन फेवर होगा। अब इसी दोनों को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो तीन केसेस में हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पे एक कंडक्टर है, हमारे पे एक कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ ऐसा है,
और इस कंडक्टर में जो करंट है वो करंट किस तरफ जा रही है, अपवर्ड मोमेंट रखता है। फ्रॉम द लॉ ऑफ मैक्सवेल्स जो इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, क्रॉस, और जो इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी होगी, डॉट। हुआ क्या, यहां पे एक हमने स्क्वायर लूप लिया जो कि यहां मौजूद है। इस स्क्वायर लूप को काफी दूर से धीरे 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 किसकी तरफ लेके आए, इस एग्जिस्टिंग क्रॉस मैग्नेटिज्म में। जब हम लेके आए तो ये क्या करा होगा, ये एग्जिस्टिंग क्रॉस मैग्नेटिज्म को क्या किया होगा, कट किया होगा। जब ये कट किया होगा तो इसमें इंड्यूस क्या हुआ होगा, ईएमएफ। तो जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या आया होगा, करंट। और जब वो करंट आया होगा तो वो करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड असेंबल करेगा यहां पे कि जो क्रॉस मैग्नेटिज्म को क्या करे, अपोज करे। तो क्रॉस मैग्नेटिज्म को अपोज करने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट। तो इस तरफ से जब आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, यहां पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड, और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये कैसा हो जाएगा डियर, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ देर बाद जब ये धीरे 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 इस तरफ की तरफ आएगा, अगर मैंने इसको यहां से लेके इस तरफ मूव करते हैं तो यहां पे डॉट मैग्नेटिज्म है पहले से मौजूद। जब ये इस तरफ से आएगा तो इधर की चीजों को कट करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसा होना चाहिए, क्रॉस। तो यहां पे कैसी करंट असेंबल होगी, क्लॉकवाइज। दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। जब ये किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे कैसा इंड्यूस्ड करंट है, दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी देख रहे होंगे यहां से कैसा जा रहा है, क्रॉस, क्योंकि यहां पे डॉट है और यहां पे क्रॉस था तो इस तरफ कैसा हो जाएगा, डॉट। ये बातें आप समझ रहे होंगे। अब इसी का केस नंबर 3। अब हमारे पास जो है प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है डियर, अब यहां पे हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, अभी हम सारी चीजें समझ रहे हैं। इस प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने लिया गया क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने यहां पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लिया ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हमने यहां लिया। इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के अंदर जब हमने एक कंडक्टर इंसर्ट किया, वो कंडक्टर कुछ इस तरीके से है रखा हुआ।
कुछ इस तरीके से रखा हुआ। ये जो है एरिया A2 जो है और ये एरिया A1 है। हमने लिया एरिया A2 और एरिया A1 एंड दिस विल बी A2। और हमने कहा क्या कि A2 जो है A1 से बड़ा है। एरिया A2 जो है A1 से बड़ा है। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड असेंबल होगी, एक ऐसी करंट आएगी ड्यू टू मोमेंट। अगर ये कंडक्टर मूव करने लगे ऐसे 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 तो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसमें एक ऐसी करंट आएगी जिस करंट की वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, इसमें ऐसी करंट आएगी जिस करंट की वैल्यू इस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो अगर मैंने कहा कि इसमें करंट असेंबल करेंगे तो कैसे असेंबल होगा, तो अगर ये क्रॉस मैग्नेटिज्म है तो क्रॉस मैग्नेटिज्म की वजह से यहाँ पे जो करंट आएगी वो कैसी आएगी डियर, डॉट मैग्नेटिज्म लाएगा। तो हमने कैसी करंट घुमा दी, एंटी क्लॉक। अब ये करंट यहाँ से होते 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 इसके ऊपर से होते 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 ऐसे जाएगी, तो इस वाले में ऑटोमेटिकली ये करंट कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज, ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो इस ग्रीन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, फेवर करे। आप लोग देख रहे होंगे, इसको क्या करे, फेवर करे। पूरी बात समझ आ रही होगी आप सभी को। अब इसमें क्या है, ये वही केस है यहां पे जो हमने केस लिया। हमने वही केस यहां पे लिया है। किस तरीके से, ये कंडक्टर है हमारा, ये मिड ऑफ द पोजीशन पे पड़ा हुआ है। हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे सेटल डाउन किया। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इस कंडक्टर को हमने इनिशियली लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, हमने यहाँ पे इसे शिफ्ट कर दिया। जब हमने इस तरफ शिफ्ट किया, ये हमारा पोजीशन 1 था और ये हमारा पोजीशन 2। जब हमने पोजीशन 2 में शिफ्ट किया तो ये जो इंटरफेसिंग एरिया है, ये वाली A1 A2 से क्या हो गया, A1 A2 से क्या हो गया, बड़ा, बहुत बड़ा है। A1 इज मोर ग्रेटर देन A2। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये कट करा होगा कंडक्टर। तो यहां पे दो लूप है, लूप 1 और लूप 2। लूप 1 में कुछ ऐसी करंट आएगी जो इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, फेवर करेगी। तो जब इसने फेवर करना शुरू किया तो यहां पे कैसा होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहां पे जो करंट असेंबल होगी वो करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट रखेगी। और इस वाले में जो करंट आएगी वो कैसा मोमेंट रखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो डॉट हो। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे कैसा होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि A2 क्या है, A1 से छोटा है। लेकिन अगर मैं इसे राइट साइड में शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट कर देता, इस पोजीशन से उठा के इस पोजीशन पे शिफ्ट कर देता, ये एरिया A3 जो है इस पूरे एरिया से क्या होता, छोटा होता। तो उस समय इसको, इसमें ऐसी करंट आती जो क्या करती, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती, सपोर्ट करती। तो अगर ये यहां है तो इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होता क्रॉस को क्या करता, सपोर्ट करता। तो इस समय जो करंट यहां पे चलती वो कैसी चलती, क्रॉस। क्रॉस चलने का मतलब यहां पे जो होता वो अपोज करता, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, डॉट। तो यहां पे करंट कैसे घूमता, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे भी कैसे घूमता, क्लॉकवाइज। तो अगर हमने इस पोजीशन पे रखा होता तो हमारा जो लेफ्ट में एरिया है, लेफ्ट में जो एरिया है इस पोजीशन के लिए, वहां पे करंट कैसी घूमती,
क्लॉक, और जो राइट में एरिया है वहां पे कैसे घूमती, एंटी क्लॉक। जब हमने यहां पे रख दिया, राइट में रख दिया, तो जो इसके राइट में एरिया है, राइट में एरिया है वहां पे कैसे घूम रही, क्लॉक, ताकि क्रॉस को फेवर कर सके। और इसके जो लेफ्ट में एरिया है वहां पे कैसे घूम रही, एंटी क्लॉक, ताकि ये क्या करे, क्रॉस को अपोज कर सके। मतलब यहां पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, डॉट। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है डियर, इसके आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास